गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम परिसंचरण तंत्र का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 8 लेक्चर डिस्कस कर लिए थे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? ब्लड स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने बताया था ब्लड को 2 भागों में बांटा गया है। लिक्विड पार्ट को या तरल पार्ट को हमने क्या बोला? प्लाज्मा। क्या बोला बेटा? प्लाज्मा। और सॉलिड पार्ट को हमने क्या बोला? रक्त कोशिकाएं। तो हमने प्लाज्मा के बारे में डिस्कस कर लिया था। प्लाज्मा के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था रक्त कोशिकाओं के बारे में, जिसमें मैंने बताया थी 3 प्रकार की रक्त कोशिका होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आज हम डिटेल स्टडी करेंगे आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड सेल्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? रेड ब्लड सेल्स के बारे में। तो देखते हैं रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पसल्स, लाल रुधिर कोशिकाएं या कणिकाएं, लाल रुधिर कोशिका या कणिकाएं। देखो बेटा, मैंने आपको पहले बताया था कि कणिका और कोशिका में क्या अंतर होता है। कणिका और कोशिका में क्या अंतर होता है? कणिका जो होती है ना बेटा, वो बॉडी के अंदर मूवमेंट करती रहती है। मतलब उसकी एक फिक्स जगह नहीं होती, कहीं वो फिक्स एक जगह रखी हुई है। वो क्या करती है? चलायमान होती है, मूवमेंट करती रहती है, घूमती रहती है। उसके से क्या होता है? कणिकाएं। तो रक्त की जितनी भी कोशिका है वो क्या है? कणिकाएं। क्या है बेटा? वो कणिकाएं। और कोशिका जो होती है उसकी फिक्स लोकेशन होती है, इसलिए ना कोशिका भी कहते हैं और कणिकाएं भी कहते हैं। मेरी बात क्लियर है? देखो आरबीसी कितनी परसेंट होती है? टोटल डब्ल्यूबीसी, टोटल ब्लड की, टोटल रक्त की कितनी होती है? 99% होती है। कितनी होती है बेटा? 99% होती है। 99% कोशिका कौन सी होती है? आरबीसी होती है। क्या होती है बेटा? आरबीसी। देखो स्तनधारी की आरबीसी के एक दूसरी बात देखो, इस आरबीसी के निर्माण को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी के निर्माण को, द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोमिस क्या होता है? इरिथ्रोमिस होता है, क्या होता है? इरिथ्रोमिस आरबीसी। क्या होता है बेटा? आरबीसी। और पोइसिस में क्या होता है? निर्माण। क्या होता है बेटा? निर्माण। ठीक है, अब आरबीसी का निर्माण किसी अंग में होता होगा। आरबीसी का निर्माण किस में होता है? अंगों में होता है। और जिन अंगों में होता है उसे क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइटिक अंग। क्या बोलते हैं बेटा? इरिथ्रोपोइटिक अंग। तो आरबीसी का निर्माण जिन अंगों में होता है उन्हें क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन, ऑर्गन मीन्स अंग, इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। बात समझ में आई? जो आरबीसी के निर्माण को इंड्यूस कराते हैं, जो आरबीसी के निर्माण को क्या कराते हैं बेटा? इंड्यूस करा देते हैं। मतलब आरबीसी के निर्माण को क्या कराते हैं? प्रेरित कराते हैं। मेरी बात समझ में आई? जैसे किडनी, लीवर आदि। ठीक है, दूसरा आता है स्तनधारी की आरबीसी कैसी होती है। क्या आता है बेटा? स्तनधारियों की आरबीसी कैसी होती है? देखो बेटा, स्तनधारियों की आरबीसी कैसी होती है? एक तो होती है बेटा उभयअक्तल। क्या बेटा? उभयअक्तल। एक होती है वृत्ताकार। क्या होती है बेटा? वृत्ताकार। और तीसरी कैसी होती है? केंद्रक विहीन। बाइकॉनकेव। ठीक है, और सर्कुलर और नॉन न्यूक्लिएटेड। क्या बेटा? नॉन न्यूक्लिएटेड। ये स्तनधारियों की आरबीसी होती है। एक्चुअली जब आरबीसी का निर्माण होता ही होता है,
जब आरबीसी का निर्माण होता है उस समय, जब आरबीसी का निर्माण होता है तो इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। जब आरबीसी का निर्माण होता है तो इसमें केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है। परंतु जैसे जैसे इसका परिपक्वन होता है, परंतु जैसे जैसे परिपक्वन होता है, क्या होता है बेटा, परिपक्वन, जैसे जैसे इसमें परिपक्वन होता है वैसे ही केंद्र क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, विलुप्त हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी, क्या कह सकते हैं बेटा, परिपक्व आरबीसी। तो इसे क्या बोलेंगे हम, परिपक्व आरबीसी। ठीक है, दोबारा सुन लो। स्तनधारियों की आरबीसी कैसी होती है, उभयतल, मतलब बाइकॉनकेव। क्या बेटा, बाइकॉनकेव। वृत्ताकार होती है, कैसी होती है, वृत्ताकार, और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड। दूसरा, जब आरबीसी का निर्माण होता है तब इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, तब इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। पर जैसे जैसे इसका परिपक्वन होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, केंद्रक विलुप्त हो जाता है। क्या होता है, केंद्रक विलुप्त हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक परिपक्व आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, एक परिपक्व आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। परंतु बेटा देखो, परंतु कुछ स्तनधारी ऐसे होते हैं जैसे ऊंट और लामा। क्या बेटा, ऊंट व लामा, अपवाद है। ऊंट एवं लामा, इनकी आरबीसी होती है ना बेटा, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है इनसे। क्या होती है बेटा, बिल्कुल डिफरेंट होती है। यदि ये उभय अवतल है तो इसकी क्या होगी, उभय उत्तल। क्या होगी बेटा, उभय उत्तल। बाइकॉन्वेक्स। ठीक है, इसकी सर्कुलर मतलब वृत्ताकार, इसकी कैसी है, अंडाकार, ओवल शेप। और इसकी केंद्रक विहीन है तो इसकी कैसी है, केंद्रक युक्त। क्या बेटा, केंद्रक मतलब न्यूक्लिएटेड। क्या बेटा, न्यूक्लिएटेड। देखो मैंने ये बोला स्तनधारी, मैक्सिमम स्तनधारी है, परंतु ऊंट का लामा ये भी स्तनधारी है, पर इनकी आरबीसी क्या होती है, उभयोत्तर, अंडाकार और केंद्रक। अंडाकार, केंद्रयुक्त एवं उभयोत्तर। ठीक है, देखो उभयोत्तर क्या होता है, आपने देखा होगा कोट का बटन देखा, कोट जो अपन कोट पैंट पहनते हैं उसका बटन देखा है, तो उसका बटन क्या होता है, बीच में से, दोनों तरफ से, आगे से पीछे से, बीच में से दबा हुआ होता है हल्का सा। क्या होता है, हल्का सा। जैसे अपन बाटी बनाते हैं घर पे, बाटी बनाते हैं तो एक तरफ जैसे बाटी बनाई हमने और इधर दाब दी उधर दाब दी, इस प्रकार बीच में से थोड़ा सा दबा हुआ होता है, इसे क्या बोलते हैं, बाइकॉन्केव, उभय अवतल। क्या बोलते हैं बेटा, उभय अवतल। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, देखो ना आरबीसी जो होती है ना, स्तनधारियों की आरबीसी, इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ठीक है, अंतःप्रतवी जालिका नहीं पाई जाती, और क्या नहीं पाई जाती, गोल्जी बॉडी भी नहीं पाई जाती। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या होता है। मनुष्य या स्तनधारी की आरबीसी में क्या नहीं पाया था, केंद्रक तो अनुपस्थित होता ही है। केंद्रक एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है इसलिए इनका कोशिका विभाजन भी नहीं होता। क्या नहीं होता इनमें, विभाजन नहीं होता। क्या नहीं होता बेटा, विभाजन नहीं होता, विभाजन नहीं पाया जाता। केंद्रक के अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण भी विभाजन नहीं होता। ठीक है, ये कोशिका आरबीसी डायरेक्ट बनती है, डायरेक्ट क्या आती है, बनती है कहाँ पे, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होगा, माइटोकॉन्ड्रिया मेनली क्या है, श्वसन का केंद्र है,
तो माइटोकॉन्ड्रिया है तो वायवीय श्वसन होगा। अब यदि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो कैसा श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन। तो आरबीसी में कैसा श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन। तो इसमें कैसा होता है? अवायवीय श्वसन। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने पर अवायवीय श्वसन क्यों होता है? देखो बेटा, एक्चुअली श्वसन के 3 प्रोसेस हैं। श्वसन 3 फेजों में होता है। एक तो होता है ग्लाइकोलाइसिस, एक होती है लिंक रिएक्शन, और एक होता है क्रेब्स साइकिल। तो क्या होता है? क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम होते हैं, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम होते हैं वो किसमें होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो क्रेब्स साइकिल के और लिंक रिएक्शन के क्या है? एंजाइम नहीं है। एंजाइम नहीं है तो क्या होगा? वायवीय श्वसन हो ही नहीं सकता। तो क्या होता है? अवायवीय श्वसन। क्या होता है बेटा? अवायवीय श्वसन। दूसरा अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं ईआर, प्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट। देखो अंतःप्रद्रवी जालिका का मेन कार्य क्या होता है? कोशिका का अंतर कंकाल बनाने का। क्या करना? क्या का? अंतर कंकाल बनाने का। तो अब भाई अंतःप्रद्रवी जालिका ही नहीं है तो इसका अंतर कंकाल कौन बनाएगा? इसका अंतर कंकाल बनाता है बेटा प्रोटीन, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल। क्या बेटा? प्रोटीन, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल। मेरी बात दोबारा सुनो, इसमें अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं होती, ईआर बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप ये याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये अनुपस्थित है। तो अनुपस्थित है तो इसलिए क्या होगा? इसका अंतर कंकाल, आरबीसी का अंतर कंकाल कौन बनाएगा? इसलिए क्या बेटा? आरबीसी का अंतर कंकाल कौन बनाता है बेटा? आरबीसी का अंतर कंकाल बनाता है बेटा प्रोटीन, वसा, कोलेस्ट्रॉल। कौन बनाते हैं बेटा? प्रोटीन, वसा और कोलेस्ट्रॉल। मेरी बात समझे? और ये प्रोटीन, वसा और कोलेस्ट्रॉल ये क्या करते हैं? जाल जैसी संरचना बनाते हैं। एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं और वो क्या? आरबीसी में भरी हुई रहती है। वो जाल जैसी संरचना कहती है आरबीसी में भरी हुई रहती है। तो उस भरी हुई संरचना को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमेटिन। दोबारा सुनो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरबीसी में अनुपस्थित है तो एब्सेंट है तो आरबीसी का अंतर कंकाल कौन बनाएगा? प्रोटीन, वसा और कोलेस्ट्रॉल। और प्रोटीन, वसा और कोलेस्ट्रॉल ये क्या है? एक जाल के रूप में, एक जाल के रूप में क्या होते हैं? आरबीसी में उपस्थित होते हैं। आरबीसी में उपस्थित। और इस जाल-लाइक संरचना को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमेटिन। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रोमेटिन। ठीक है। अब ये जाल-लाइक संरचना जो होती है ना, स्ट्रोमेटिन, ये क्या होती है? स्पंजी होती है। ये स्ट्रोमेटिन क्या होता है? स्पंजी होता है। कैसा होता है बेटा? स्पंजी। स्पंजी तो स्पंजी होता है ना, इसलिए क्या होती है? आरबीसी अपने से छोटे आकार के छिद्र में होकर आर पार हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? आर पार हो जाती है। देखो इसका मतलब क्या है? देखो आरबीसी की नॉर्मल साइज कितनी होती है? 7 to 7.5 माइक्रोमीटर। ठीक है। पर इसका अंतर्गंगा स्ट्रोमेटिन क्या है? स्पंजी। क्या है? स्पंजी। तो ये क्या करती है? 5 माइक्रोमीटर। क्या बेटा? 5 माइक्रोमीटर के छिद्र में होकर बाहर निकल जाती है, छिद्र से पार हो जाती है, ये कह सकते हैं। ठीक है। तो इस छिद्र से पार होने का कारण क्या है? इसका स्ट्रोमेटिन मतलब अंतर्गंगाल कैसा होता है? स्पंजी होता है। बात मेरी क्लियर हुई या नहीं हुई? दूसरी बात, इसमें गोल्जी बॉडी अनुपस्थित होती है। और क्या अनुपस्थित होती है बेटा? गोल्जी बॉडी। यहां तक क्लियर है?
गोल्जी बॉडी भी क्या होती है? एब्सेंट। क्या होती है बेटा? गोल्जी बॉडी भी क्या होती है? इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है, अब देखो आरबीसी का साइज क्या है? 7 से 7.5 माइक्रोमीटर। 7 से 7.5 माइक्रोमीटर ये इसकी साइज है। देखो बेटा आरबीसी का व्यास लिख देते हैं। क्या 7 से 7.5 माइक्रोमीटर। जीवन काल कितना है इसका? देखो इसका जीवन काल है 120 दिन। कितना बेटा? 120 दिन। पर बेटा कभी कभी क्वेश्चन यदि 120 दिन नहीं दिया जाए और दिया जाए 120 से 127 दिन तो आंसर ये जाएगा। औसत कितना होता है? 120 दिन। बाकी कितना माना जाता है? 120 से 127 दिन। कितना माना जाता है बेटा? 120 से 127 दिन। ठीक है, इनकी संख्या देखते हैं। संख्या क्या होती है बेटा? मैंने कल बताया था आपको, मादा में कितनी होती है? 45 से 55 लाख पर क्यूबिक एमएम। ठीक है, नर में कितनी होती है? नर में होती है 50 से 60 लाख पर क्यूबिक एमएम। और नवजात में जो अभी पैदा हुआ है, नवजात में कितनी होती है? 68 से 70 लाख पर क्यूबिक एमएम। मेरी बात समझ में आई? मादा में कितनी होती है? 45 से 55 लाख। कितनी होती है बेटा? 45 से 55 लाख। ठीक है, पर क्यूबिक एमएम। नर में कितनी होती है? 50 से 60 लाख पर क्यूबिक एमएम। और नवजात में कितनी होती है? 68 से 70 लाख पर क्यूबिक एमएम। क्या होती है बेटा? पर क्यूबिक एमएम। नेक्स्ट देखो बेटा, देखो आरबीसी का रेड कलर जो होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। क्या बेटा? आरबीसी का जो रेड कलर होता है, आरबीसी का रेड कलर किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यदि आप सिंगल आरबीसी को देखोगे, एक आरबीसी को देखोगे तो वो कैसी दिखेगी? पीले कलर की। यदि आप एक आरबीसी को देखोगे तो वो कैसी दिखेगी? लाइट येलो कलर की। लाइट येलो कलर की दिखाई देगी आपको। यदि आप एक आरबीसी ले लिया आपने और से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो कैसी दिखेगी? येलो कलर की, लाइट येलो कलर की। और आरबीसी का यदि ग्रुप देखोगे, झुंड देखोगे, यदि झुंड में आरबीसी देखोगे तो कैसी दिखेगी? रेड कलर की। कैसी दिखेगी बेटा? रेड कलर की। मेरी बात सुनिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है हीमोग्लोबिन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, हीमोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन क्या है? ये क्या? एक तरह की लाल रंग की कोलाइडल कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? देखो हीमोग्लोबिन को Hb से भी इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? Hb से। ये क्या बेटा? लाल रंग की संयुक्त कोलाइडल प्रोटीन है। क्या बेटा? ये लाल रंग की संयुक्त कोलाइडल प्रोटीन है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ये कहां पाई जाती है? आरबीसी में भरी हुई रहती है, आरबीसी में उपस्थित होता है। और क्या होता है? आरबीसी मुख्य श्वसन वर्णक भी है। क्या है बेटा? मुख्य श्वसन वर्णक। सॉरी, हीमोग्लोबिन मुख्य क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? मुख्य श्वसन वर्णक। क्योंकि गैसों के आदान प्रदान में, ऑक्सीजन और CO2 के आदान प्रदान में क्या है? हीमोग्लोबिन की बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट में। तो दोबारा देखो, हीमोग्लोबिन क्या है? रेड। जो हीमोग्लोबिन क्या है? लाल रंग की संयुक्त कोलाइडल प्रोटीन है। क्या है बेटा? लाल रंग की संयुक्त कोलाइडल प्रोटीन है। ठीक है बेटा। और कहाँ पर होता है? आरबीसी में भरा हुआ होता है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? मुख्य श्वसन वर्णक होता है। क्या होता है बेटा? मुख्य श्वसन वर्णक होता है। अब देखो, यदि हीमोग्लोबिन को तोड़ा जाए,
यदि हीमोग्लोबिन को तोड़ा जाए तो क्या मिलता है? हीम प्लस ग्लोबिन। क्या मिलता है बेटा? हीम प्लस ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन। देखो ये हीम जो होता है ना वो 5% होता है। कितना होता है? 5%। और ग्लोबिन कितना होता है? 95%। ठीक है। ये हीम जो होता है ना इसमें जो आयरन होता है, आयरन, वो आयरन किसके रूप में होता है? Fe+2 के रूप में। किसके रूप में होता है? Fe+2 के रूप में। और ये ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है बेटा? प्रोटीन के रूप में। दोबारा सुनो, यदि हीमोग्लोबिन को तोड़ा जाए तो क्या मिलता है? हीम प्लस ग्लोबिन। हीम तो क्या है? 5% है। ग्लोबिन क्या है? 95% है। हीम जो होता है वो किसके रूप में होता है? हीम क्या होता है? आयरन है एक तरह से। हीम में क्या होता है? आयरन। वो किसके रूप में होता है? Fe+2 के रूप में। किसके रूप में बेटा? Fe+2 के रूप में। और ग्लोबिन किसमें होता है? प्रोटीन के रूप में। किसके रूप में? प्रोटीन के रूप में। ये जो ग्लोबिन होता है ना ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। किसका बना होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन का। देखो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है? देखो बेटा हमें पता है प्रोटीन किसकी बनी होती है? अमीनो अम्लों की। किसकी बनी होती है? अमीनो अम्लों की। तो प्रोटीन के निर्माण में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के। तो देखो जैसे ये अमीनो अम्ल बहुत सारे, ठीक है। ये अमीनो अम्ल मिल के एक क्या होते हैं? श्रृंखलाएं बनाते हैं, चेन्स बनाते हैं। और वो चेन्स आपस में मिलकर क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है? प्रोटीन। तो इस प्रकार क्या होता है? अमीनो एसिड्स की चेन बनती है। क्या बनती है बेटा? अमीनो एसिड्स की चेन बनती है। और इन चेनों को, इन श्रृंखलाओं को क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये प्रोटीन किसकी बनी होती है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है, जिसमें क्या होती है? 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। क्या होती है बेटा इसमें? 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। मेरी बात समझ में आई? होने को तो पॉलीपेप्टाइड चेन 4 प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। क्या बेटा? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। पर हमें इतना ही याद रखना है। क्या करना है? इतना ही याद रखना है कि हमें ह्यूमन में, मानव में पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी? 2 प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन कितनी बनी होती है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की। इसमें 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। क्या होती है बेटा? 2 अल्फा चेन होती है और 2 क्या होती है? बीटा चेन होती है। दूसरी बात देखो बेटा, देखो ये हीमोग्लोबिन होता है ना बेटा, हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा, नेक्स्ट देखते हैं हीमोग्लोबिन की मात्रा। देखो आपने आरबीसी पढ़ी, आप जैसे मैंने बताया मादा में 45 से 55 लाख, यदि आप 40 से 50 भी कर दोगे तो कोई मैटर नहीं करता है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 2-5 लाख ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा इसको परसेंटेज में शो करते हैं। किसमें शो करते हैं? परसेंटेज में। जनरली देखो नर में जो होती है वो कितनी होती है? 13 से 16 ग्राम। कितनी बेटा? 13 से 16 ग्राम पर 100 ml। कितनी? 13 से 16 ग्राम पर 100 ml। और मादा में होती है वो कितनी होती है? इसमें 11 से लेके 14 ग्राम पर 100 ml। कितनी बेटा? 11 से लेके 14 ग्राम पर 100 ml होती है। मेरी बात समझ में आई? दूसरा देखो, ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की क्रिया क्या? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्या है बेटा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखो कैसे है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखो होता क्या, हीमोग्लोबिन क्या 4 अणु ऑक्सीजन के साथ मिलकर, क्या बेटा? हीमोग्लोबिन
4 अणु ऑक्सीजन के साथ मिलकर, कब? जब ऑक्सीजन की अधिकता है, जब क्या है? ऑक्सीजन की अधिकता है, या क्या कह सकते हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, इसको बोलते हैं आंशिक दाब अधिक है। तो ये क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। HB4O, ठीक है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है इसको, ठीक है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़ गए। अब क्या होगा? जब कोई भी स्थान जहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी, जहां क्या होगी? ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा। जब ऑक्सीजन की कमी होगी, जब ऑक्सीजन की कमी होगी या ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन दोबारा किसमें टूट जाएगा? हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में ये टूट जाएगा, और ये ऑक्सीजन जहां पे ऑक्सीजन की कमी है वहां क्या कर जाएगी? प्रवेश कर जाएगी। मेरी बात समझ में आई? क्या कर जाएगी? वहां पर प्रवेश कर जाएगी। देखो दोबारा सुनो, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीमोल जनरली कहाँ बनता है? नियर द लंग्स, फेफड़ों के पास। हाँ बेटा, फेफड़ों के पास। ये कहाँ बनता है बेटा? फेफड़ों के पास, क्योंकि फेफड़ों के पास ही ऑक्सीजन अधिक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त में क्या हुआ? रक्त में प्रवाहित हो रहा है, और जैसे ही ये कोशिका के पास गया, कोशिका के पास क्या है? ऑक्सीजन की कमी है। कहाँ है बेटा? ऑक्सीजन की कमी है, तो कोशिका के पास ऑक्सीजन की कमी है, तो ये क्या हो गया? टूट गया, और ये ऑक्सीजन कहाँ एंटर कर गई? कोशिका में एंटर कर गई। बात समझ में आई? तो ये श्वसन बंधन है या नहीं है? एक तरह से ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, नहीं कर रहा है? बात समझ में आई? और डिटेल में अपन जब रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा। तो क्या है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्या? उत्क्रमणीय अभिक्रिया शो करता है। क्या करता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। बात मेरी क्लियर है? तो ये हुआ आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो ना, हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कितनी संख्या होती है? बड़ी आश्चर्यजनक होगा कि कितनी भी होती है सर। एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन के कितने होते हैं? 26.5 करोड़ अणु होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 26.5 करोड़ अणु होते हैं। एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन के कितने होते हैं बेटा? 26.5 करोड़ अणु होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो, यदि हीमोग्लोबिन टूटता है, हीमोग्लोबिन टूटता है, तो देखो मैंने बताया था ये किसमें टूटता है? हीम प्लस ग्लोबिन में। मान लो कोई आरबीसी है, वो मृत हो गई या क्षतिग्रस्त हो गई। आरबीसी क्या हो गई? मृत हो गई या क्षतिग्रस्त हो गई। तो उस आरबीसी जब खत्म होगी तो उसमें से हीमोग्लोबिन टूटेगा, तो किसमें टूटेगा? हीम प्लस ग्लोबिन में। तो ये हीम है ना, हीम, इसका आयरन जो Fe+2 है, ये तो क्या हो जाएगा? लीवर में संग्रहित हो जाता है, यकृत में क्या हो जाता है? संग्रहित हो जाता है, यकृत में संग्रहित हो जाता है। ये कब की सिचुएशन बता रहा हूं मैं? वो सिचुएशन जो मैंने पहले बताई, वो तो कब बताई थी? जब हीमोग्लोबिन किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है। ये कब कर रहा हूं? जब आरबीसी मर गई है, आरबीसी खत्म हो गई, मृत हो गई। अब आरबीसी में क्या? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन टूटेगा तो सही, टूटेगा ना, तो उस टाइम ये होगा हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन टूटता है। तो ये हीम का जो आयरन है ना, आयरन, ये कहाँ संग्रहित हो जाता है? यकृत में। और ये ग्लोबिन किसमें टूट जाता है? अमीनो अम्लों में। किसमें बेटा? अमीनो अम्लों में। बात समझ में? और बाकी की जो भी चीज है, बाकी हीमोग्लोबिन किसमें? पित्त वर्णकों में टूट जाता है, पित्त वर्णकों में चेंज हो जाता है, पित्त वर्णकों में परिवर्तित हो जाता है। और पित्त वर्णक कौन कौन से? बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। क्या बेटा?
बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, और ये पित्तवर्णक क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। क्या कर दिया बेटा, उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, उत्सर्जित शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये पित्तवर्णक क्या है, देखो पित्तवर्णक कौन कौन से, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। कौन कौन से बेटा, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, इनको क्या होता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये होगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट आता है कि भाई आरबीसी कहाँ बनती है, आरबीसी कहाँ बनती है, और आरबीसी यदि जब पुरानी हो जाती है, मृत हो जाती है, तो कहाँ पे इसका क्या होता है, ये कहाँ पे खत्म होती है। दूसरी बात, यदि आरबीसी अधिक बन जाती है तो वो कहाँ पे संग्रहित होती है, कहाँ संग्रहित होती है। तो देखो आरबीसी का निर्माण, प्रथम बार जो आरबीसी बनती है वो योग क्षेत्र से बनती है। प्रथम आरबीसी का निर्माण किससे होता है, योग क्षेत्र, अंडपीत से। किससे बेटा, अंडपीतक कहते हैं, पीतक, अंडपीतक से होता है। फर्स्ट टाइम आरबीसी का निर्माण तभी हो जाता है जब हम भूमि अवस्था में होते हैं, भूमि अवस्था जब मां के पेट में होते हैं तभी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो प्रथम आरबीसी का निर्माण किससे होता है, योग क्षेत्र से। भूमि अवस्था के दौरान जब मां के पेट में थोड़े से बड़े हुए, भूमि अवस्था में किस किस से होता है, देखो अपरा से, अपरा मीन्स प्लेसेंटा, अपरा से, ठीक है। प्लिया, प्लिया मीन्स स्प्लीन, यकृत से, यकृत मीन्स लीवर, और थाइमस ग्रंथि से, किससे बेटा, थाइमस ग्रंथि से, थाइमस ग्लैंड। भ्रूणी अवस्था में, एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं इसे, एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं जब हम मां के पेट में हो तब की बात कर रहे हैं। अब आप लोग सर जब यही काम कर रहे हैं जब मां के पेट में, मां के पेट में थी, जब सबसे पहली आरबीसी बनी वो किससे बनी, योग क्षेत्र से। उसके बाद आरबीसी किससे बनी, अपरा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा कहते हैं नार, नार कहते हैं कि नार गाड़ते बच्चा होता है, नार, उसी को बोलते हैं अपरा। प्लिया, स्प्लीन, यकृत और थाइमस ग्रंथि। और वयस्क अवस्था में किसमें बेटा, वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था में किसमें होता है, एडल्ट स्टेज में किसमें होता है, अस्थि मज्जा, इसमें बेटा अस्थि मज्जा, इसे क्या बोलते हैं, बोन मैरो, क्या कहते हैं बेटा, बोन मैरो से होता है। मेरी बात समझ में आई। दूसरी बात देखो बेटा, डेली 1% आरबीसी खत्म होती है, डेली 1% आरबीसी खत्म होती हैं, और उतनी आरबीसी रक्त में ऐड होती है, उतनी आरबीसी रक्त में ऐड होती है। बात समझ में आई। तो 1% आरबीसी डेली क्या होती है, प्रतिदिन खत्म होती है, और प्रतिदिन ही क्या होती है, वो रक्त में ऐड होती है, रक्त में क्या होती है, ऐड होती है। अब देखो जो मृत एंड क्षतिग्रस्त है, मृत एंड क्षतिग्रस्त जो आरबीसी है, उन आरबीसीओं को हटाने का काम कौन करता है, उन आरबीसीओं को हटाने का काम करता है स्प्लीन। कौन करता है बेटा, स्प्लीन, उन्हें हटाने का काम करता है स्प्लीन, प्लीहा। इसलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान या आरबीसी का बूचड़खाना। क्या बोलते हैं इसलिए, आरबीसी का कब्रिस्तान या आरबीसी का बूचड़खाना। दूसरी बात, यदि अधिक आरबीसी बन गई, अतिरिक्त आरबीसी बन गई, क्या बन गई बेटा, अतिरिक्त आरबीसी बन गई,
अब अतिरिक्त आरबीसी होंगी तो इनका संग्रहण भी होगा। इनका संग्रहण कहाँ होता है भाई? हमारे पास पैसा है, हमें मान लो 3,000 रुपये चाहिए खर्चा के लिए और हमने 4,000 कमा लिया, तो 1,000 बच गया, तो उसे हम स्टोर करेंगे, बैंक में स्टोर करेंगे या घर में कहीं ना कहीं। तो इसी प्रकार यदि अतिरिक्त आरबीसी होगी तो इनका संग्रहण कहाँ होगा? इसका संग्रहण भी कहाँ होगा? स्प्लीन में। किसमें बेटा? स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लड बैंक। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लड बैंक। तो स्प्लीन को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का बूचड़खाना। क्या बेटा? आरबीसी का बूचड़खाना। और क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लड बैंक बोलते हैं। मेरी बात क्लियर है? अब देखो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक दो देखो, सुनो मेरी बात। देखो जो आरबीसी की जो झिल्ली होती है, क्या बेटा? आरबीसी की जो बाहर की कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा कैसी होती है? लचीली होती है। आरबीसी की जो झिल्ली होती है या कोशिका झिल्ली होती है वो बहुत अधिक क्या होती है बेटा? लचीली होती है। क्या होती है? लचीली होती है। लचीली होती है। ये क्या होती है? आरबीसी झिल्ली ये लचीली होती है। ये क्या होती है? जो धनायन होते हैं उनके लिए होती है अपारगम। ये धनायन के लिए कैसी होती है? अपारगम। कैसी होती है? अपारगम। और ऋणायन के लिए कैसी होती है? पारगम। देखो पारगम और अपारगम का मतलब क्या है? जैसे ये आरबीसी है, यहाँ धनायन भी या ऋणायन है, तो ये धनायन को तो ये जो झिल्ली है ये अंदर नहीं जाने देती, मतलब अपारगम में, और इसको ऋणायन को आराम से पार जाने देती है। जैसे ऋणायन कौन से? क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन। क्या बेटा? क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन। धनायन कैसे? जैसे Na+, K+ आदि। मेरी बात क्लियर है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो आरबीसी के निर्माण के लिए 3 चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। आरबीसी के निर्माण के लिए 3 चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। किस किस की होती है? देखो आरबीसी के निर्माण के लिए 3 चीजों की बहुत आवश्यकता होती है। एक तो फॉलिक एसिड, एक Fe+2 और एक विटामिन B12। इनकी अति आवश्यकता होती है। यदि इनकी कमी हो गई तो आरबीसी का निर्माण नहीं हो। बात मेरी समझ आई? तो आरबीसी के निर्माण के लिए किसकी जरूरत है? फॉलिक एसिड। आपके छाले हो जाते हैं, छोटी सी टेबलेट खाते हो, फॉलिक एसिड होती है। आयरन की, इसको Fe+ मींस आयरन, और विटामिन B12 की। बी कॉम्प्लेक्स खाते हो ना, इसी के लिए खाते हो विटामिन B12 के लिए। बात समझ में आई? ठीक है। दूसरी बात, यदि आरबीसी को तनु विलयन में रख दिया जाए, तनु विलयन मींस अल्प परासरणी विलयन में रख दिया जाए, विलयन में रख दिया जाए, मतलब अल्प परासरणी बहुत पतले में, बहुत ज्यादा पतले उसमें रख दिया है, पतले में मतलब पतले में रख दिया जाए, तो आरबीसी क्या होगी? फूल कर फट जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? फूल कर फट जाएगी। ठीक है। और यदि इसे अति परासरणी विलयन में रख दें, मतलब गाढ़े विलयन में रख दें, तो ये क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। मेरी बात समझ में आई? ठीक है बेटा। तो आरबीसी के निर्माण के लिए कौन कौन जरूर क्या क्या चीज जरूरी है? फॉलिक एसिड, आयरन और विटामिन B12। ठीक है। आरबीसी को यदि तनु विलयन में या अल्परासरणी विलयन में रख दिया जाए तो फूलकर फट जाएगी।
और अति परासी विलयन रख दिया जाए तो सिकुड़ जाएगी। एक क्वेश्चन पूछता है वो कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका यदि आपको दे दी जाए तो आप उसे कैसे पता लगाओगे। या फिर ये पूछता है कि पादप कोशिका को अल्पराशनी विलयन में रखने पर वो फटती नहीं है, जबकि जंतु कोशिका अल्पराशनी विलयन में रखने पर फट जाती है। क्यों बेटा बोला, जो ये जंतु कोशिका होती है ना, इसके बाद कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका के बाहर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति क्या होती है, उसे फटने नहीं देती। मेरी बात सुनिए, एक लास्ट वर्ड देखो, आरबीसी की यदि कमी हो जाए, आरबीसी की कमी हो जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनीमिया। क्या बोलते हैं बेटा, एनीमिया। क्या बोलते हैं बच्चों, एनीमिया। बात मेरी समझ में आई। तो ये हुआ आपका आरबीसी कंप्लीट। क्या हुआ बेटा, आरबीसी कंप्लीट। नेक्स्ट अपन चालू करेंगे डब्ल्यूबीसी, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।